Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 8 आपके लिए है ये, जिसमें पीडीएफ सहित विविध प्रकार के बालकों के ऊपर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपके सामने हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो मित्रों, ये जो टेस्ट है व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? मानसिक रोग से ग्रसित बालक, प्रतिभाशाली बालक, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक और घटिया आत्मसंप्रत्यय वाले बालक। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार इनमें से नहीं है। तो जो चौथा विकल्प है घटिया आत्मसंप्रत्यय वाले बालक, ऐसा कोई बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं मित्रों। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 36 से 51 के बीच होती है, उन्हें मानसिक मंदता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? साधारण मानसिक मंदता, अल्प बल मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता और गहन मानसिक मंदता। तो देखिए, जिन बालकों की IQ 36 से 51 के बीच होती है, उनको अल्प बल मानसिक मंदता के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 3, मानसिक रूप से मंदित छात्रों की शिक्षा के लिए कौन विशेष उपाय नहीं है? कि जो छात्र मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं, उनकी शिक्षा हेतु कौन सा उपाय अच्छा नहीं है, ये देखना है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन, विशेष शिक्षा, विशिष्ट निवासी स्कूल और खेल चिकित्सा। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर है खेल चिकित्सा। देखिए, मानसिक रूप से जो मंदित छात्र है वो खेल चिकित्सा, ये कोई विशेष उपाय नहीं है। बाकी विशिष्ट निवासी स्कूल भी इनके लिए होना चाहिए, पाठ्यक्रम का अनुकूलन भी इनके अनुसार होना चाहिए और विशेष कक्षा की व्यवस्था भी इनके अनुसार होनी चाहिए इनके लिए। तो आपका चौथा विकल्प सही है यहाँ। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में किसे प्रभावी तकनीक नहीं माना जाता है? पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, पृथक शैक्षणिक संस्थान और शिक्षकों के अनुकूल मनोवृत्ति। तो देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है ये कि कोई भी बालक प्रतिभाशाली बालक है तो वो प्रभावी तकनीक उसके लिए नहीं है। तो ये है शिक्षकों के अनुकूल मनोवृत्ति। उसकी मनोवृत्ति शिक्षकों के अनुकूल थोड़ी करनी है मित्रों। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। बाकी ये तीनों यहाँ पर प्रभावी तकनीक के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। रीली तथा लेविस के अनुसार निम्न में से किसे असाधारण बालक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक और भाषा दोष से ग्रसित बालक। तो मित्रों, रीली तथा लेविस के अनुसार जो भाषा दोष से ग्रसित बालक होते हैं, उनको असाधारण बालकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं, इन तीनों को रीली तथा लेविस के अनुसार असाधारण बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसके आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की पहचान संभव नहीं है? शिक्षक द्वारा मनोनयन, माता पिता द्वारा मनोनयन, साथियों द्वारा मनोनयन और पास पड़ोस द्वारा मनोनयन। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, जो प्रतिभाशाली और प्रवीण बालक है वो पास पड़ोस द्वारा मनोनयन के आधार पर बालक की यहाँ पर पहचान संभव नहीं होती है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं पास पड़ोस के, उनसे जो सूचनाएं मिलेगी वो कम विश्वसनीय मानी जाती है। बाकी शिक्षक से, साथियों से और माता पिता द्वारा तो इनसे अधिक विश्वसनीय सूचना मिल जाती है बजाय पास पड़ोस के। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। निम्न में कौन बालकों के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? वातावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता, शारीरिक दोष और स्वभाव संबंधी दोष। तो मित्रों, यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 7 है, उसमें जो दूसरा विकल्प है आनुवंशिकता, ये बालकों के पिछड़ेपन का कारण नहीं माना जाता है। बल्कि आनुवंशिकता तो मंदबुद्धि का कारण हो सकता है, लेकिन पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। समस्यात्मक बालक की कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता समस्यात्मक बालक की नहीं है वो देखना है आपको कि समस्यात्मक बालक अपने आप से खुश रहते हैं, समस्यात्मक बालक अपने साथियों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में अक्षम होते हैं, समस्यात्मक बालक सामान्य परिस्थिति में भी
अनुपयुक्त भाव दिखलाते हैं और समस्यात्मक बालक में सीखने की ऐसी अक्षमता होती है जिसकी व्याख्या बौद्धिक आधार पर संभव नहीं होती है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, जो समस्यात्मक बालक है वो अपने आप से खुश रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उनको दूसरों को प्रॉब्लम में डालकर वो खुश रहते हैं, अपने आप से वो कभी खुश नहीं रहते हैं। प्रथम विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9, समस्यात्मक बालक की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन विधि बहुत अधिक सराहनीय नहीं है? स्कूल का स्वस्थ व अच्छा वातावरण, बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा, मनोरंजन की सुविधा और शारीरिक दोष का निवारण। तो मित्रों देखिए, जो समस्यात्मक बालक है उनकी शिक्षा और उनके उपचार के लिए शारीरिक दोष का निवारण, ये कोई विधि ज़्यादा सराहनीय नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो शारीरिक दोष से ग्रसित बालक होता है वो समस्यात्मक बालक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अपराधी प्रकार का व्यवहार नहीं है? यौन अपराध, जालसाजी, लोभी प्रवृत्ति और घूस कमाना। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर बताइए कि कौन सा अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आता है घूस कमाना अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं होता है, बल्कि ये भ्रष्टाचार का ये एक प्रतीक है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं मित्रों। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, पाठ्य पुस्तकों में अत्यधिक रुचि या रुचि और सभी। तो मित्रों यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं वो तीनों ही प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, अतः आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? कथन किसका है ये? वैलेंटाइन, स्किनर, गुड और क्लासमियर। तो मित्रों ये जो उपरोक्त कथन कहा गया है, उपरोक्त कथन वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो जो बालक सामाजिक रूप से वंचित रहते हैं उनकी कौन सी समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो मित्रों जो तीसरा विकल्प है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये सामाजिक रूप से वंचित जो बालक होते हैं उनको भी मिल सकता है, तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वह गति नहीं रख पाते हैं, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं और कम बुद्धि रखते हैं। तो मित्रों जो पिछड़े बालक होते हैं वो कम बुद्धि रखते हैं, ये उनकी कोई विशेषता नहीं है। एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है। सामान्य बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है, तो आपका चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना और सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो मित्रों जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझना ही व्यूह रचना कार्य करेगी। आपका प्रथम विकल्प सही है, मतलब किसी भी कार्य को मूर्त रूप से बताओगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे साथियों। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, दिए गए विकल्पों को पढ़िए और फिर राइट आंसर बताइए कि कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों आपका आपके अनुसार कौन सा विकल्प यहाँ सही है? इसका राइट आंसर आता है चौथा विकल्प। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं, ऐसे बालक ही कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। कि जो सरकार ने निर्धारित न्यूनतम सीमा की जो निर्धारित कर रखी है कि इससे कम वाली वार्षिक आय के अंतर्गत जो बालक आते हैं, जिनके माता पिता आते हैं, उनके जो बालक है वो कमजोर वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखा है उस आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कुछ नज़दीकी विश्वसनीय मित्र बनाएं, अपनी समस्या किसी को नहीं बताएं,
कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें और किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से अपनी समस्याओं की चर्चा करें। तो मित्रों यहाँ पर अपनी समस्या किसी को नहीं बताए, ये सही तरीका नहीं होता है। अगर देखो अभी वो सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने सुना होगा, समस्या किसी को नहीं बताए, इससे मानसिक स्वास्थ्य उनका गड़बड़ा गया था। अगर कोई दोस्त होते उनके, कोई अच्छा दोस्त होता जो उसके रेगुलर टच में रहता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मानसिक रूप से इतना अवसादग्रसित कभी नहीं होते। तो मित्रों यहाँ पे मित्रों दूसरा विकल्प आपका सही है। अपनी समस्या जरूर शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, माता पिता के साथ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो मित्रों जो वंचित समूह के विद्यार्थी होते हैं उनको अगर सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़े हो तो उसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा। किस नाम से जाना जाता है उसको? समावेशी शिक्षा। 18वां प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो मित्रों यदि आप प्रवर्धित वाक्य पद्धति का प्रयोग करो, प्रवर्धित मतलब प्रवर्धित का सीधा सा मतलब है कि भाई जो शुद्ध रूप से जो वाक्य उच्चारित हो, जो अर्थ जिनका बहुत सार्थक अर्थ निकले, तो ऐसे वाक्य ही प्रवर्धित वाक्य कहलाते हैं। उनका उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे आप क्या करोगे बताइए? उसके लिए दिए गए विकल्पों को पढ़िए कि कोई बच्चा है वो आंशिक रूप से देख रहा है, तो मित्रों आप विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही आपको उसे रखना चाहिए। यूँ नहीं है कि उसे अलग से संस्थान में नहीं डालेंगे, वो तो गलत हो गया। अब देखो उसे शिक्षा ही नहीं देंगे क्योंकि वह किसी काम की नहीं है, ये भी गलत हो गया। और बिना किसी प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? कोई प्रावधान अपनाते हुए कि भाई हाँ ये तरीका इसके लिए बेस्ट है, इससे ही अच्छे से सीख पाएगा, उसका पालन करते हुए नियमित विद्यालय में उसे रखना चाहिए। तो चौथा विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। साथियों प्रश्न नंबर 21 है, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? बताइए राइट आंसर क्या है? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, या उसको कक्षा की आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो मित्रों समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु हम बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 22। साथियों प्रश्न नंबर 22 आता है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता मानसिक मंदता की नहीं है वो देखिए, बुद्धिलब्धि 25 से 70, धीमी गति से सीखते और दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाते, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प जो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि जो बालक मानसिक रूप से मंदित होते हैं ऐसा ये जरूरी नहीं है कि उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध भी कमजोर हो। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता, प्रमुख कार्यों में संतोष, अतिशयता का अभाव और आत्मविश्वास। तो मित्रों ये जो प्रथम विकल्प है संवेगात्मक अस्थिरता, ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है, कि जो संवेगात्मक रूप से स्थिर रहेगा तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ थोड़ी रहेगा, वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। तो यहाँ पहला विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे साथियों। 24वां प्रश्न है, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और रुचि में भिन्नता का ध्यान रखना। तो देखिए जो पाठ्यक्रम को दोहराना, ये मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। पाठ्यक्रम को दोहराने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा थोड़ी रहेगा, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण और असंतुलित एवं अव्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण। तो मित्रों जो मानसिक आरोग्य विज्ञान है उसका तात्पर्य है संतुलित एवं व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण करना। प्रथम विकल्प सही है आपका यहाँ पर।
मानसिक आरोग्यता का मतलब क्या होता है? मानसिक रूप से कि भाई कोई संतुलित और व्यवस्थापित जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण हो, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्थिर रहे, पॉजिटिव रहे, वही मानसिक आरोग्यता कहलाती है। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? रुचि, मानसिक वृत्ति, बुद्धि और पूर्व अधिगम स्तर। तो मित्रों देखिए, समस्या समाधान आपको करना है तो आपकी जो मानसिक वृत्ति है ये समस्या समाधान में बाधक हो सकती है। मानसिक वृत्ति का मतलब आपने जिस चीज के बारे में सोच रखा है, सोचने की क्षमता, ठीक है। मानसिक वृत्ति कि भाई यहाँ पहले से फिक्स है कि यार आपकी अभी वृत्ति ही किसी चीज के प्रति नकारात्मक है, तो समस्या समाधान में बाधक हो सकती है। दूसरा ही विकल्प सही है मित्रों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 27 प्रश्न है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना और अधूरी कहानी पूरी करना। तो मित्रों जो प्रश्नों के उत्तर लिखना है ये तो बुद्धि के ऊपर आधारित होता है, ये सृजनात्मकता पर आधारित नहीं होता है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। बाकी के जो विकल्प है ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक है, सिवाय 3 को छोड़कर। 28 प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सामंजस्य, समस्या सुलझाना, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता और दूसरे के विचारों में परिवर्तन लाना। तो मित्रों यहाँ पर समस्याएं सुलझाना ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, बल्कि ये बुद्धि का तत्व है। ये बाकी तीनों तत्व सृजनात्मकता से संबंधित होते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 कथन है कि सृजनशीलता किसी भी काल में मौलिकता होती है, सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, और सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। तो मित्रों सृजनशीलता से संबंधित कथन है, एक कथन असत्य है जो देखना है आपको। तो जो चौथा विकल्प है कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये असत्य कथन है, तो आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा, क्योंकि सृजनशीलता के लिए चिंतन भी आवश्यक होता है मित्रों। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। तो मित्रों 4 विकल्प है, विकल्पों को आराम से पढ़िए और फिर इसका उत्तर दीजिए। किस प्रकार बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है? तो साथियों राइट आंसर है किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। हतोत्साहित और प्रोत्साहित 2 अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। तो मित्रों हतोत्साहित करके आप सृजनात्मकता को विकसित नहीं कर सकते हो। चौथा विकल्प सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 में। प्रश्न नंबर 31 आता है मित्रों, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित और पुरस्कार प्रेरित। साथियों राइट आंसर है कार्य केंद्रित। देखिए कार्य केंद्रित क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो लगातार कार्य करता रहेगा उससे सृजनशीलता का पोषण होगा, लेकिन अगर लक्ष्य बना लिया कि हमें ये चीज़ करनी है तो उसमें फिर ये तो एक समस्या समाधान हो गया जो बुद्धि से संबंधित है, इसलिए ये विकल्प गलत है। ये भी आपका प्रथम विकल्प सही है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 32, सृजनात्मकता सदैव होती है अभिसारी, अपसारी, विनाशकारी और एक रस्ता। तो मित्रों जो सृजनात्मकता है वो हमेशा अपसारी ही होती है, दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर। और जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? अभिसारी। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो, बहुत अधिक बुद्धिमान हो, परीक्षा में प्रत्येक बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हो और पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। तो मित्रों राइट आंसर है पार्श्व चिंतन, जिसको लेट्रिक चिंतन भी कहते हैं, और जो समस्या समाधान में अच्छा हो वो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है। पार्श्व चिंतन का मतलब होता है जो नवीन चिंतन हो मित्रों। अब देखो आप कहोगे कि सर बहुत अधिक बुद्धिमान भी सृजनात्मक होता है, ये जरूरी नहीं है, और जो हर बार परीक्षा में अच्छे अंक लाए वो सृजनात्मक होता है, वो जरूरी नहीं है, वो प्रतिभाशाली होता है। जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो वही थोड़ी सृजनात्मक होता है, और भी चीज़ें होती है बहुत सारी। तो मित्रों आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 34, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए,
उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 35 प्रश्न देखेंगे। प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो मित्रों, ये 4 विकल्प है, बताइए राइट आंसर कि जो प्रभावीकृत परीक्षण है वो क्यों कराए जाते हैं। राइट आंसर है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए ही प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे साथियों। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं किन बालकों के लिए? दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि जो संपुष्ट कार्यक्रम है वो किन बालकों के लिए आवश्यक होते हैं। तो साथियों, राइट आंसर है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता होते हैं, उनके लिए ही संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी है। चलिए नेक्स्ट 37 प्रश्न देखते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? तो मित्रों, ये 4 विकल्प है, आपको सही आंसर बताइए कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान अगर आपको करनी है तो सबसे ज़्यादा महत्व आप दोगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण आप लेते हो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि कौन बालक प्रतिभावान है और कौन नहीं। तो दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 38, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो मित्रों, जो बालक सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसको बाल अपराधी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपराधी बालक या बाल अपराधी। आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? तो जो बात समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है वो देखिए। समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है और समाज विरोधी बालक तोड़ फोड़ करने वाला होता है। तो मित्रों, असत्य कथन है यहाँ पर, मतलब सत्य नहीं है मतलब असत्य। तो मित्रों, जो समाज विरोधी बालक है वो उसके लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा विकल्प सही है आपका। बाकी तीनों कथन यहाँ सत्य है दूसरे को छोड़कर। तो जो सत्य नहीं है वो आपको देखना था, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे मित्रों। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को भी नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को कौन से क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो मित्रों, राइट आंसर है भावात्मक क्षेत्र में उस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसके समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के जो मापदंड है उनको भी नहीं मान रहा है। तो मतलब भावात्मक रूप से वो संतुलित नहीं है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, गूंगे बहरे बालकों के लिए और अंधे बालकों के लिए। तो मित्रों, जो सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं वो बाल अपराधियों के लिए स्थापित किए गए हैं कि जो बालक सरकार द्वारा निर्धारित आयु का हो, कि भाई इससे कम आयु का बालक अगर कोई अपराध करता है तो उसको बाल सुधार गृह या सुधार स्कूल में भेजेंगे। तो उनके लिए ही स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 42, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र और यौनांगों का तीव्र विकास। तो मित्रों, राइट मनोवैज्ञानिक कारण पूछ रहा है यहाँ। वैसे तो मनोवैज्ञानिक कारण देखें तो इन चारों विकल्पों में से जो अवरुद्ध इच्छा है ये मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत आती है साथियों। बाकी यौनांगों का तीव्र विकास, युद्ध, गुणसूत्र ये मनोवैज्ञानिक कारण में नहीं आता है, ये शारीरिक कारण के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह है। तो मित्रों, सीधा सा प्रश्न है कि कोई बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर रहा है तो उसको पिछड़ा बालक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पिछड़ा बालक। प्रश्न यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। 44वां प्रश्न, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि जो बालक वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से आते हैं उनको अगर शिक्षा प्रदान करना है तो आप क्या करोगे? आप अध्यापक को मान लीजिए तो उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दोगे
उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करोगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करोगे, उन्हें कक्षा में अलग बिठाओगे या उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वह दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो मित्रों राइट आंसर है दूसरा विकल्प कि उस बालक के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट 45 प्रश्न देखेंगे। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्र के लिए, कम योग्य छात्र के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पिछड़ी बुद्धि छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जो विशेष शिक्षा है इसका संबंध कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों से होता है। दूसरा विकल्प सही है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मंदबुद्धि, पिछड़ा, औत्साहित और मनस्ताप। तो मित्रों अगर कोई बालक है किसी एक विशेष सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसको आप मंदबुद्धि में शामिल नहीं कर सकते, उसको आप पिछड़ी बुद्धि बालक के अंतर्गत शामिल करोगे। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 47। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा, मंद और प्रतिभाशाली और सभी। तो मित्रों विशिष्ट बालकों के कुल 9 प्रकार होते हैं, उनमें पिछड़ा भी है, प्रतिभाशाली भी और मंद भी है। तो मतलब चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 48। विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से और खेल से। तो मित्रों जो विशिष्ट बालक का संबंध है उसका संबंध होता है बुद्धि से। किससे होता है? बुद्धि से। बुद्धि के आधार पर ही तो विशिष्ट बालकों और साधारण बालकों का वर्गीकरण कर रखा है कि भाई साधारण बुद्धि लब्धि जिन बालकों की होती है उनकी IQ इतनी है। तो साथियों आपका यहाँ पर जो विकल्प प्रथम है वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अतिवादिता, संतुलन, आत्मविश्वास और सहनशीलता। तो मित्रों जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका लक्षण अतिवादिता नहीं है, प्रथम विकल्प सही है। बाकी संतुलन, सहनशीलता, आत्मविश्वास ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले आपको याद दिला दूं कि एक छोटा सा लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए साथियों। तो आखिरी प्रश्न भी देखते हैं और PDF भी मैंने दे दी है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए 50वां प्रश्न देखेंगे। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे के अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना बच्चे को, और बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना। तो मित्रों सीधा सा प्रश्न है आपका, चौथा विकल्प यहाँ सही है। बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना ये सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने प्रश्न सही हुए और टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं। सुबह 8 बजे रेगुलर आपके 11th साइकोलॉजी की क्लास है, जब तक 11th की बुक पूरी नहीं हो जाती तब तक रोज़ाना 8 बजे ज़रूर आइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।